हेलो बच्चों। बच्चों मैं डीएसजी सर, फैकल्टी जूलॉजी, अपना आकाश कोटा। आज मैं आपसे साथ में पेपर डिस्कस करूंगा और वो पेपर है अपना एआईटीएस टेस्ट नंबर 1। ठीक है ना, जो अभी हुआ था आपका 4 तारीख को, पेपर डिस्कस करूंगा। जूलॉजी का सेक्शन में आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस था, वो सिलेबस क्या था? यहाँ पर एनिमल टिश्यू और था बायो मॉलिक्यूल, प्राणी ऊतक और जैव अणु। ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट द सेल्स इन द एरोलर कनेक्टिव टिश्यू दैट एनगल्फ डाइजेस्ट माइक्रो फॉरेन पार्टिकल डिजनरेटिव सेल्स। ठीक है ना, डाइजेस्ट करने की बात कर रहा है, माइक्रोब्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को, डिजनरेटिव सेल्स को। यहाँ पर हिंदी की बात कर लेता हूँ तो एरोलर संयोजक उपस्थित कोशिकाओं का चयन करना है बेटे। ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, रोगाणुओं, बाह्य कणों, अपहासी कोशिकाओं को निगलती है। तो देखिए, रेशक कोरक निगलने का काम कभी नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे कभी इसको निगलने का काम नहीं करेंगे। न्यूरल गिलियल सेल्स कभी भी एनगल्फिंग का पार्ट नहीं करते हैं। मास्ट सेल आपको मालूम है ये कभी नहीं करता है, ये हिस्टामिन, सिक्रेटिन और हिपैरिन के सिक्रेशन के लिए जाना जाता है। तो बेटे आंसर क्या हो जाता है अपना 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको मालूम है रेशक कोरक मास्ट कोशिकाएं बच्चों आप जानते हैं स्रावित करती हैं हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को और हिपैरिन को। तो एनगल्फ का काम, या यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो कोशिकाओं को भक्षण करने वाली है वो एक ही कोशिका है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है अपना? 4 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन। ऑन एक्टिवेटेड, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। देखिए दो चीज़ें आ गई हैं, एक फाइबर आ गया है, एक हिस्टामिन आ गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तंतुओं की और हिस्टामिन की। ठीक है ना बेटे, तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसमें इसका कोई लेना दे, फाइबर्स आ गया, लेकिन एडिपोसाइट्स यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, चलिए ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हिस्टामिन आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं। आंसर अपना क्या हो जाएगा? 2 हो जाता है बेटे। आंसर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पर देख लीजिए, रेश कोरक आ गया, जो कि बेटे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तंतुओं को, कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतुओं का निर्माण करवाती है। मास्ट कोशिकाओं के साथ में आपने पढ़ा है कि ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन का श्रवण करती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। तो ये आपका 152 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 153। आपके सामने ये दिया हुआ है, एक अमाइनो एसिड दिया हुआ है। आप सिंपल पहचान लेते बेटे, यहाँ पर ये आ गया OH ग्रुप, यहाँ पर ये आ गया है OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप हो गया है। तो अल्कोहल अमाइनो एसिड यहाँ पे कौन है बेटे? सीरीन है। सीरीन के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तो आपको मालूम है, हमने पढ़ा भी हुआ है, अल्कोहलिक अमाइनिक एसिड्स कौन से होंगे, उनमें से एक एग्जाम्पल कौन सा आ जाता है? सीरीन आ जाता है बच्चों। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? आंसर इज 2। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज 2 बेटे। आंसर इज 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद करने वाले ही क्वेश्चन है, कोई इसमें कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सीरीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है अमाइनो एसिड का, आपको सिर्फ पहचानना था। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि विच सेल ऑफ द न्यूरल टिश्यू परफॉर्म मैनी हाउस कीपिंग फंक्शन एंड नॉन एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल से आपको पहचान लेना चाहिए था कि अन उत्तेजनशील होती हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि न्यूरल टिश्यू बेटे तंत्रिका ऊतक है ना, तंत्रिका ऊतक, या फिर इंग्लिश में हमने बोला है न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पर बेटे आंसर सीधा सा कौन सा आता है? न्यूरल ग्लियल सेल्स। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2 होगा। यहाँ पे आंसर बेटे न्यूरल ग्लियल कोशिकाएं, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2 होगा। न्यूरल ग्लियल कोशिकाएं अगर आपको याद हो तो एक थी कौन सी? एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है ना, ये पढ़े हैं आप लोगों ने। एक और थी यहाँ पे जिसको आपने बोला था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपने पढ़ी थी। और तीसरी कोशिका जो आपने यहाँ पे पढ़ी थी वो आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं माइक्रोग्लियल सेल्स बेटे। कौन सी कोशिकाएं आ गई? माइक्रोग्लियल सेल्स। तो ये तीनों इसी की हैं। ठीक है ना, न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के ही प्रकार हैं यहाँ पर, ये जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए। आंसर क्या होगा बेटे? सीधा सा आंसर है, आंसर होगा 2।
अब आ जाता है यहाँ पर 155 क्वेश्चन देखिए। वाइट फाइबर यानी आपको जानूँ मैं, नाम से ही आप पहचान जाते हैं श्वेत तंतु। यहाँ पर देखिए श्वेत तंतु, आपके डायरेक्ट आंसर आता है कौन सा होगा बेटे, कोलेजन होगा। पीत तंतु और श्वेत तंतु दो ही आपने पढ़े हैं, उनमें से श्वेत आप सीधा आंसर दे दिया है, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है श्वेत तंतु। तो बेटे आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा 2। यहाँ पर क्या होगा, आंसर 2 होगा। दूसरी आप पहचान कर सकते थे, वो बोल रहा था कि मैकेनिकल स्ट्रेस में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, जहाँ भी उपस्थित होंगे ये यांत्रिक प्रतिबलों, ठीक है ना, तनन शक्ति या टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉगी बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ देखिए स्मूथ मसल दिया है, स्मूथ मसल के साथ उसकी शेप दी हुई है फ्यूसीफॉर्म, फ्यूसीफॉर्म शेप दी हुई है। चिकनी पेशी दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है तर्क रूपी। तो हृदय पेशी का जो आकार होगा वो कैसा हो जाएगा, बेलनाकार। कैसा होता है, शाकित होता है, बेलनाकार होता है। तो हमको आकार ही खाली लेना है, तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। पेशी के संरचना में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आपके साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हमको दो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। टेंडन्स आ गए बेटे, टेंडन्स को बोल रहे हैं कि वो इनइलास्टिक है, ठीक है ना, विच कनेक्ट स्केलेटल मसल टू बोन, विच कनेक्ट स्केलेटल मसल टू बोन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है कि फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। लेकिन ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ए को आर जो है, ठीक है ना, जैसे है स्टेटमेंट 1 जो है वो स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो और तीसरा देखिए यहाँ पर आ जाता है कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो इसमें से हमको चूज करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कंडराएं यानी टेंडन की हम बात कर रहे हैं, अप्रत्यास्थ रज्जुक के होते हैं, ठीक है ना, कोलेजन फाइबर्स वाइट होते हैं, और इनमें प्रत्यास्थता क्या होती है, अनुपस्थित होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सही हो गया स्टेटमेंट। रेशे और रेशे कोरक बेटे, है ना, यहाँ पर आ जाता है ये फाइबर्स एंड फाइबर, ये दृढ़ रूप से जुड़े होते हैं, ये स्टेटमेंट भी राइट हो गया। त्वचा में सघन अनियमित संयोजी ऊतक उपस्थित होता है, बिल्कुल राइट है। तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना यहाँ पर, सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज। कार्टिलेज के सेल्स की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, कार्टिलेज के सेल्स, ठीक है ना, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। आंसर क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टोसाइट्स आपके बोन के सेल हैं, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू के हैं। तो यहाँ पर बेटे ये जो आपका आया आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर आपने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कुछ ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लैक्यूना होते थे, यहाँ पर ये लैक्यूना होते थे, आपने पढ़े होंगे। और इन लैक्यूना के अंदर, इन लैक्यूना के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते थे ऑस्टियोसाइट्स बेटे, ठीक है ना, ये ऐसे सॉरी कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, यहाँ पर ये कॉन्ड्रोसाइट्स होते थे, ठीक है ना, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट है, तो ये इनके आसपास का भाग हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाता बेटे, उपास्थ्य अणु बेटे। आंसर क्या होगा यहाँ पर, उपास्थ्य अणु, ये आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन मेरे आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट लिया मैंने कि बोन्स ऑफ लिम्स इन एडल्ट ह्यूमंस आर चीफली फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन। वैश्य में मानव पाद की अस्थियां मुख्य रूप से, ठीक है ना, किसके अस्थि भवन से निर्मित होते हैं। तो इसमें आंसर होगा 3। आपको मालूम है कि हमारी लगभग सभी अस्थियां, लगभग लगभग बोल रहा हूँ, समस्त नहीं बोल रहा हूँ, लगभग समस्त अस्थियां बेटे किसके रूपांतरण से हुई हैं, उपास्थि के हुई हैं, कार्टिलेज से हुई हैं बेटे, बनती हैं। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 3 हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 3 हो जाता है। ठीक है ना, कंडरा से कुछ उपस्थियाँ बनती हैं जिसको आप सिस्मोइड अस्थि बोलते हैं, ठीक है ना, का यहाँ पर सिस्मोइड अस्थि
या सिस्मोइड बोन के नाम से आप इसे जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बॉडी की बोन्स हैं वो कार्टिलेज को रिप्लेस करके ही बनती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपास्थि, या फिर इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसे कार्टिलेज बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एनालिसिस, देखिए ये आ गया, केमिकल एनालिसिस आ गया। लिविंग टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन देम। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि केमिकल एनालिसिस किया है हम लोगों ने, और आपको याद होगा केमिकल एनालिसिस हम लोगों ने किया था या तो एसिड सॉल्युबल पूल या इनसॉल्युबल पूल, और उसमें जो कंपोनेंट्स थे वहाँ पे या तो प्रोटीन मिला था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये मिले थे इनसॉल्युबल पूल में, और सॉल्युबल पूल में हमें ग्लूकोज मिला था, अमाइनो एसिड्स मिले थे, न्यूक्लियोटाइड मिले थे। हमने रूबिस्को का नहीं किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्रोटीन हमको मिला है, और यहाँ पर मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन आपका कौन आ जाता है, वो कोलेजन आ जाता है बेटे। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन हो गया, कोलेजन हो जाता है सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कि प्रोटीन है। जो रासायनिक विश्लेषण, वैसे रूबिस्को है, देखिए पूरे हम बात करते हैं बायोस्फीयर की तो रूबिस्को है, लेकिन हमने जो रासायनिक विश्लेषण का आधार अगर हमने लिया है तो उसमें हमको रूबिस्को नहीं मिला था, हमको प्रोटीन मिला था। प्रोटीन में क्या कोलेजन आ गया वहाँ पे, तो बेटे आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 3 हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 161 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि राइबोस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डीऑक्सीराइबोस। ओके, हिंदी में क्या लिखा है, राइबोस को डीऑक्सीराइबोस से कैसे विभेदित किया जाता है। तो आपने राइबोस का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है क्लास में, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक राइबोस को तो देखिए कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और यहाँ पर आप ये पढ़ जाते हैं CH2OH। तो ये बच्चों बना क्या अपना राइबोस, ठीक है ना, ये क्या है राइबोस। और इसकी सेकंड कार्बन पे क्या उपस्थित होता है, OH। क्या उपस्थित है यहाँ पर, OH उपस्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर भी OH होगा, आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी होगा, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, अपना सेकंड कार्बन है। अब इसमें से सेकंड कार्बन में से आपने निकाल दीजिए किसको बेटे, ऑक्सीजन को। किसको निकाल दिया आपने, ऑक्सीजन को निकाल दिया। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, यही स्ट्रक्चर, यही बेटे संरचना कहलाएगी क्या, यहाँ पर केवल H रह गया बेटे, केवल क्या रह गया यहाँ पर, H रह गया। और जब ये खाली H रह गया, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चला गया, तो हमने बोल दिया क्या क्या बन गया, ये डीऑक्सीराइबोस। क्या बन गया ये, डीऑक्सीराइबोस। तो ये आपके सामने, अब आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि राइबोस में सेकंड पोजीशन पे क्या है बेटे, OH है, जबकि डीऑक्सीराइबोस में क्या है, H है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कार्बन पे, नहीं ये नहीं होंगे। लिखा है दूसरे कार्बन पे 2 अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु नहीं होते हैं। तीसरे कार्बन पे कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2, ये अपना राइबोस में, ये डीऑक्सीराइबोस का है तो ये भी नहीं हुआ बच्चों, ये भी नहीं हुआ। तो बचा कौन सा अपने पास में, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह होता है। दूसरे कार्बन पे ये देखिए, दूसरे कार्बन पर कौन सा समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने, और इनकरेक्ट आपने बताना है बेटे, ठीक है ना, इनकरेक्ट आपने बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। When a neuron is suitably stimulated, electrical disturbance is generated which travels along the plasma membrane। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। लिगामेंट्स अटैच बोन टू बोन, ये भी राइट है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम कवर्स ऑफ वॉइस ऑफ बकल कैविटी, आपको मालूम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया प्रेजेंट होता है बकल कैविटी में। तो ये बेटे 3 स्टेटमेंट आपके क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। बचा कौन सा स्टेटमेंट आपका, बहिस्रावी उत्पाद सीधे ग्रंथि को डुबाने वाले द्रव में स्रावित होते हैं। बहिस्रावी बेटे नलिकाओं में होते हैं, ठीक है ना, डक्ट्स में होते हैं। तो आपको यहाँ पे चयन करना था, किसका बेटे, गलत का, इनकरेक्ट का करना था, ठीक है ना। इनकरेक्ट वन आपने चूज करना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है यहाँ पे, 4 हो जाता है। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। तो ये आपने आंसर यहाँ पे टिक करा होगा आप लोगों ने भी। नेक्स्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज रॉन्ग। एंजाइम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन जो है वो गलत है, देखते हैं यहाँ पर। एंजाइम एक्ट बेस्ट एट देयर द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच।
वो बोल रहे हैं कि एंजाइम जो होते हैं अपने इष्टतम तापमान और पीएच पे सर्वाधिक उच्च जंग से कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटे, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही होता है। ऑल द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन सेम एंजाइम, ये गलत हो जाता है यहाँ पर, ये गलत हो गया बेटे। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे सेल्स में एक ही एंजाइम नहीं होते हैं, अलग अलग एंजाइम अलग अलग सेल्स पे अलग जगह काम करते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है और हमको गलत ही चुनना था। तो आंसर क्या हो जाता है हमारे पास में, 2 हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 2 हो जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सेकंड आंसर हो जाता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है। ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं विद इन द सेल, ठीक है। एंजाइम लोअर द बैरियर, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, सही है। तो बेटा ये स्टेटमेंट राइट है, केवल ये स्टेटमेंट आपका गलत है दूसरा वाला। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं, ठीक है ना। लेसिथिन आ गया है, कोलिन इज अटैच टू। लेसिथिन आपको याद होगा, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना। लेसिथिन क्या था, एक फॉस्फोलिपिड था। अगर मैं बनाता हूँ तो इसमें क्या था बेटे, ग्लिसरॉल था, ठीक है ना। यहाँ पर ग्लिसरॉल था, इस ग्लिसरॉल के साथ में अटैच थे फैटी एसिड बेटे, यहाँ पर अटैच थे फैटी एसिड अटैच थे, ठीक है। ये H के साथ, और एक H जो ग्लिसरॉल का था बेटे वो फॉस्फेट से जुड़ा हुआ था। एक H किसके साथ जुड़ा था, फॉस्फेट के साथ जुड़ा था। और इस फॉस्फेट के साथ ही जुड़ा था क्या अपना, यहाँ पर कोलिन बेटे, इसके साथ क्या जुड़ा था, कोलिन। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनसीईआरटी में तो और हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड, एक H आ गया यहाँ, एक H इसका, एक H फॉस्फेट से। तो अब आपको देखना है कि कोलिन किसके साथ अटैच होता है। तो देखिए कोलिन किसकी, ये कोलिन ग्रुप है, ये कोलिन किससे अटैच हो रहा है, फॉस्फेट के साथ। तो आप आंसर देख लीजिए यहाँ पर कौन सा होगा। तो फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन टू वन OH ग्रुप ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आंसर क्या होगा बेटे, 2 होगा। आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक। आंसर हो जाता है 2। यहाँ पर ग्लिसरॉल अगर आप देखें, CH2OH आ गया, CH2 CHOH आ गया, और आ गया CH2OH बेटे, है ना, ये आ गया। तो यहाँ पर एक H तो चला जाएगा फैटी एसिड से बेटे, ठीक है ना। दूसरा एच भी चला जाएगा किससे, फैटी एसिड से, ठीक है। एक H चला जाएगा यहाँ फॉस्फेट से जुड़ के, और फॉस्फेट के साथ ही जुड़ेगा कोलिन। तो ये ग्लिसरॉल हो गया, इसी को लिखा है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये आ गया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर होगा यहाँ पर 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये वर्ड आपका कंसर्न वाला है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्रंथिल उपकला की हम बात कर रहे हैं। तो फेफड़ों में बेटे कंकाशीय अस्थियों को जोड़ती है, फेफड़ों की कोशिका। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। हृदय संकुचन, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं किसकी, ग्रंथिल उपकला की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत। रक्त वाहिनियाँ, श्रवण अवशोषण, ये गलत हो जाता है। तो बचा कौन सा, हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, 2। आंसर क्या हो जाता है, 2 आंसर हो जाता है। आंत में जो टिश्यू पाया जाता है उसमें ग्लैंडुलर भी होगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलिया। तो बेटे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर होगा 2 बेटे, सेकंड आंसर हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि हमको मैचिंग करनी है बेटे यहाँ पर। और जब मैचिंग करनी है तो प्लीज़ देखिए यहाँ पर मैचिंग कर रहे हैं। तो कॉलमनर एपिथेलिया ये आके किस में आया, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में, ठीक है ना, यहाँ पर आया। ये आपका आ गया सरल स्तंभाकार उपकला, ये आके जुड़ा इसके साथ में, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है वसा ऊतक बेटे, एडिपोज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एडिपोज देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाता है एडिपोज, सॉरी बी आ गया हृदय की पेशी, ठीक है ना। तो जब हृदय की पेशी आ गई यहाँ पर, हृदय की पेशी आ गई तो ये आ गया हृदय की भित्ति में आ गया यहाँ पर। वसा ऊतक की बात कर रहे हैं बेटे, वसा ऊतक कहाँ पे होता है, वो हमारे त्वचा के नीचे होता है। और उपास्थि बेटे यहाँ पर आ जाती है। उपास्थि क्या हो गई यहाँ पर, ये उपास्थि आ गई जो उपस्थित होती है कहाँ पे, नाक की नोक में। उपास्थि कहाँ पे है बेटे, ये आ जाती है टिप ऑफ द नोज, एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन। तो बेटे आंसर क्या बन जाता है आपका, 3। आंसर क्या बन जाता है, 3। तो आंसर हो गया 3 बेटे, मैच द कॉलम का आंसर हो जाता है 3, ठीक है। ये आपने
ये आपको क्वेश्चन नंबर हुआ अपना 166। अब 166 के बाद ये डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एरोलर टिश्यू का डायग्राम है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपका कौन सा सेल है, ये आपका सेल है मास्ट सेल बेटे। कौन सा सेल आ गया, मास्ट सेल। अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से बेटे तो ये आ जाते हैं कोलेजन फाइबर्स बेटे। ये फाइबर हो गए, कौन से फाइबर हैं, ये आ जाते हैं कोलेजन फाइबर बेटे। ये आ गए कोलेजन फाइबर, है ना। और ये आपके सामने आ जाता है मैक्रोफेज। एनसीईआरटी का डायग्राम है इसलिए हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये आ गया यहाँ पर मैक्रोफेज। और ये जो सेल्स हैं बेटा, ये जो सेल्स आ गए कौन से आ गए, इट इज़ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स आ गए वो कौन से हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो अब आप मिला के देख लीजिए, यहाँ पे ए यहाँ पर आ गया मास्ट सेल, ठीक है ना, ये मास्ट सेल हो गया। बी अपना हो गया फाइब्रोब्लास्ट सेल, सी अपना हो गया मैक्रोफेज, और बेटे डी क्या हो गया, कोलेजन फाइबर। तो आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है बेटे। आंसर क्या होगा, 2। ये आ गई मास्ट कोशिका, ठीक है ना। ये यहाँ पर बी पार्ट मैंने लिया बेटे, बी पार्ट आपका दिखा रहा है किसको, रेशकोरक यहाँ पर। और सी पार्ट बेटे दिखा रहा है किसको, बृहद वृक्षाणु, जिसको आप मैक्रोफेज बोलते हैं। और ये डी पार्ट बेटे दिखा रहा है तंतु को, तो ये आ गया कोलेजन तंतु। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ। विच कनेक्टेड टिश्यू इज द करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर। ऐसा कौन सा टिश्यू है जहाँ पे ये कोलेजन फाइबर हो, मैक्रोफेज हो, फाइब्रोब्लास्ट हो और मास्ट सेल हो बेटे। तो इसमें आपने बहुत सिंपल सा आंसर है। आंसर क्या होगा बेटे, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें कुछ वैसा समझाने वाला नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर टिश्यू आपने पढ़ा होगा, और एरोलर टिश्यू में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो आप यहाँ लिखी हैं। इसी तरह बेटे देखिए, कौन से संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतु, बृहद वृक्षाणु, रेशकोरक और मास्ट कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो आंसर क्या होगा बेटे, 4 होगा। आंसर क्या होगा, 4 होगा। एरोलर टिश्यू आपने पढ़ा है किस में, संयोजी ऊतक में। आपने इसको किस में पढ़ा है, इसको आपने पढ़ा था संयोजी ऊतक में बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है 4। आंसर क्या हो गया, 4। अब आ जाता है यहाँ पर कि ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ कौन सी मसल का होता है और उनका नेचर कैसा होता है। रक्तवाहिनी अमाशय आंत की भित्ति में ये पेशी होती है जिसकी प्रकृति ये होती है। तो ये सब इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग हो गए। तो इंटरनल ऑर्गन्स में जो मसल होती है वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल होती है। और स्मूथ मसल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होती है। आंतरिक अंगों की जो पेशी है बेटे उसको आपने पढ़ा है, उसको चिकनी पेशी बोलते हैं। या और कैसे स्वभाव से वो कैसी होती है, अनिच्छिक होती है, यानी कि उसकी क्रियाकलाप जो होते हैं हमारे वश में नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर होगा 3। आंसर क्या हो जाता है, 3। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि न्यूरॉन्स मेकअप ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके न्यूरोग्लियल सेल्स के लिए हैं। और न्यूरोग्लियल सेल्स के लिए जब है तो ये बच्चों स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। और न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अब देखिए, न्यूरॉन्स हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक के आधे से अधिक भाग का निर्माण करते हैं। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 50% के ज़्यादा जो होता है निर्माण करता है कौन, हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स करते हैं, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट देखिए, तंत्रिका तंत्र के न्यूरोग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, ये राइट है। तो ए रॉन्ग हो गया, ए गलत हो गया, और आर क्या है, सही है। तो बेटे आंसर क्या हो जाता है इसका, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर होगा 4। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 4, ठीक है। अब अगले प्रश्न क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमने से इसको चूज़ करना है किसको, इनकरेक्ट होगा। हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन दिए हैं, हमको चूज़ करना है किसको, हमको गलत को चूज़ करना है। तो देखते हैं एक एक करके। इन टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर, सही है।
अलग अलग ऑर्गन, वो आपस में कोऑर्डिनेट तो है लेकिन सबका फंक्शन कैसा है, अलग अलग हो रहा है, तो स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ पर ऊतक में समान कोशिकाओं एक समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों का विशेष कार्य है, राइट है। ये अंग तंत्र जो है विभाजन, ठीक है ना, श्रम का विभाजन प्रदर्शित करते हैं। भाई हृदय का कार्य अलग है, ठीक है ना, फेफड़े का कार्य अलग है, वृक्क या किडनी का कार्य अलग है, लीवर का कार्य अलग है, उनमें उनमें सामंजस्य है, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, लेकिन कार्य तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, ये राइट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपिथेलियम जो होता है लूजली पैक्ड नहीं होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। ये शीतल नहीं होते हैं, ठीक है ना, टाइटली बाइंड होते हैं। दूसरा है कि सेल जंक्शन होल्ड करते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स को टुगेदर, दे आर बंडल टुगेदर इन द एपिथेलियल शीथ। तो सेल जंक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, सेल जंक्शन होल्ड करने का काम नहीं करते हैं। सेल जंक्शन जो होते हैं बेटे यहाँ पर कोशिका संधि जो होती हैं वो बांधे रखने का काम नहीं करती हैं, वो सहायता करती हैं कि छोटे बड़े आयन जो हैं या मेटाबोलाइट्स हैं वो एक कोशिका या एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत। तो दो गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटे, 4 हो जाएगा। तो आंसर हुआ यहाँ पे 4, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अगले पे चलता हूँ मैं यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग एंड द चूज द इनकरेक्ट वन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दो। इनमें यहाँ पर अघुलनशील पूल की बात हो रही है और इसमें से हमको गलत विकल्प चुनना है। अगर आपको यहाँ पर याद हो एसिड सॉल्युबल पूल बेटे, अम्ल घुलनशील एसिड सॉल्युबल पूल में जो हमको मिले थे वो हमको क्या मिले थे, आप बोलेंगे सर हमको ग्लूकोज मिले थे, हमको अमाइनो एसिड्स मिले थे, ठीक है ना, और क्या मिले थे हम लोगों को, हमने बोला था हमको मिले थे न्यूक्लियोटाइड्स बेटे। ये सब हमको मिले थे किस में, एसिड सॉल्युबल पूल में या फिर अम्ल घुलनशील पूल में मिले थे। क्या अब इसमें देखिए सीधा क्वेश्चन नंबर आंसर देखिए, क्या हमको लिपिड मिले थे, लिपिड नहीं मिले थे बेटे, लिपिड नहीं मिले थे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, लिपिड हो जाएगा, ठीक है ना, लिपिड हो जाएगा। और फिर हमने क्लास में डिस्कस भी किया है कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डेल्टन से कम होता है, इसके बावजूद वो क्या होता है, इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। क्यों, वो वजह आपको आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। घुलनशील भाई, जब हमने कोशिकाओं को वहाँ पे हमने कोई ऊतक लिया था या टिश्यू लिया था, उसको ग्राइंड किया था, ग्राइंड करने पे सेल भी टूटेंगे, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वेसिकल्स बना लेती है, और वो वेसिकल्स कैसे होते हैं बाय नेचर, इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं है, इस वजह से वो हमको नहीं मिलता है बेटे, किसमें, सॉल्युबल पूल में नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो हमने आंसर क्या दे दिया, 2। आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता हूँ, फिर से देखिए आपको चुनना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट डीएनए के उसमें चुनना है और गलत कथन चुनना है, ठीक है ना। यहाँ पर डीएनए के रिस्पेक्ट में ये आ गया डीएनए यहाँ पर, तो ये वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था वो सेकेंडरी था, ये बिल्कुल राइट है। तीसरा आप देखें यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यही स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होंगे बेटा। यहाँ पे क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो दोनों और आपस में जोड़ के क्या बनाते हैं बेटे, डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाते हैं, वो दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर ये साइड्स वर्ड नहीं आएगा, साइड्स की जगह वर्ड क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बेटे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, ये आएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 3 बेटे, आंसर क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा 3, ये आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि इसमें से आपको चुनने हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें से आपको चुनने हैं द्वितीयक उपापचयज, ठीक है ना, उपापचयज को चुनना है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को चुनना है। तो देखिए हम लोग उसको टिक करते हैं, तो ये आ गया नंबर 1, ये आ गया यहाँ पर नंबर 2, ये आ गया नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये दोनों नहीं है, 6 है बेटे। तो आंसर सिंपल से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 बेटे, आंसर क्या होगा 3। देखिए द्वितीयक उपापचयज में आपके कौन कौन से हैं, कॉन्क्युलिन आ जाता है यहाँ पर, ये सेलुलोज आ जाता है,
उसके बाद विनब्लास्टिन आ जाता है, इत्र आ जाता है, कोडीन आ जाता है, रिसिन आ जाता है। 4, 5 और 6 बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 3 बेटे। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि यहाँ पर एसेशन रीजन दिया हुआ है कि डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो सोर्स होते हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के। एसेंशियल, बिल्कुल राइट है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका सिंथेसिस बॉडी अंदर नहीं कर सकती है, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि उसको हमको अपनी डाइट के साथ में लेना पड़ेगा। इसी तरह बेटे ये देखिए यहाँ पर आहारीय प्रोटीन अनिवार्य अमीनो अम्ल के स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं हो सकता, जब नहीं हो सकता तो उसको हमें अपने भोजन या खाने के साथ लेना पड़ेगा, आहार के साथ लेना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? राइट आ जाता है। प्रोटीन एक विषम बहुलक है, बिल्कुल सही है, विषम बहुलक है। एक ही तरह के बेटे अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन नहीं बना सकते, 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं अलग। हाँ वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह के अमाइनो एसिड नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक प्रकार में होते हैं जो अनिवार्य या अनिवार्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल कैसा हो जाता है बेटे? स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, रीज़न है, वो पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? यहाँ पर 2 हो जाता है। और ये स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 होगा। ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको फिर से यहाँ पे चूज़ करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, फिर से आपको चूज़ करना है सही कथन को, ठीक है ना। तो सही कथन देखते हैं क्या है, कैसा है। तो देखिए यहाँ पर लिपिड्स पॉलीमेरिक होते हैं, ये रॉन्ग है बेटे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एडेनिन सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडिन, प्यूरिन्स होते हैं, आपको पता है। कॉन्जर्व द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन 4 लेवल, 3 लेवल्स पे हम लोगों ने पढ़ा है। तो बचा क्या हमारे पास बेटे? आंसर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। ये तीनों बेटे गलत हैं, ठीक है ना, ये राइट है। प्रोटीन कई जैविक क्रियाकलापों के लिए तृतीयक संरचना के नित्यांत आवश्यक है। तो टर्शरी प्रोटीन बेटे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे 4, ठीक है ना, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व, यहाँ पे आया है पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में दोनों के निर्माण में क्या होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा हो या पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा हो, वहाँ पे जो होता है वहाँ पे क्या होगा बेटे? यहाँ पर माइनस होता है H2O। अगर आपको याद हो माइनस क्या होता है, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड हो तो भी वाटर जाएगा, ठीक है ना, तब भी क्या होगा? वाटर एलिमिनेट होगा। और अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अगर ग्लाइकोसिडिक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आपने पढ़ा होगा, तब भी माइनस क्या होता है बेटे? वाटर होता है। और जब माइनस वाटर हो रहा है या जल हो रहा है तो क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। क्या हो रहा है बेटे? डिहाइड्रेशन। आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, फिर से देखिए हमको चूज़ करना है क्या? इनकरेक्ट वन। हमको फिर से चूज़ करना है क्या बेटे? गलत कथन यहाँ पे चूज़ करना है। तो गलत देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। राइट एंड पॉलीसेक्राइड कॉल रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट इज कॉल नॉन रिड्यूसिंग, ये राइट है बेटे। यहाँ पर स्टार्च कैन होल्ड द I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल स्ट्रक्चर बट सेलुलोज लॉग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट होल्ड ऑल्ड्रिन, ये भी राइट है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, राइट है। स्टार्च एंड प्लांट एंड ग्लाइकोजन एनिमल्स आर द स्टोर हाउस ऑफ, ये गलत है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड ये स्टार्च और ग्लाइकोजन ये कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जब ये दोनों यहाँ पर स्टार्च और ये बेटे ग्लाइकोजन कार्ब्स हैं, तो वो अमाइनो अम्ल या अमीनो स्टोर को कैसे भंडारण कर सकते हैं या उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और जब गलत हो गया तो आंसर क्या हो जाता है? 4 बेटे। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अमाइनो एसिड और ग्लाइकोजन कभी भी स्टार्च और ग्लाइकोजन कभी भी अमाइनो एसिड्स का क्या नहीं करेंगे? स्टोरेज नहीं करेंगे। आंसर बेटे हो जाता है 4। आंसर क्या हो गया? 4 हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आए यहाँ पर, ये हमको चूज़ करना है अमाइनो एसिड्स के यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका राइट है। आंसर 2 होगा बेटे, ये आंसर 2 होगा, ठीक है ना, ये होगा आंसर 2 बेटे, ठीक है ना। ये आंसर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। यहाँ पर सिंपल सा है, ये आपका न्यूट्रल नहीं होगा बेटे। ये ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, हिंदी में बोल रहे हैं तो एसिडिक
अंग है ना, अम्लीय होगा। ग्लाइसिन जो होगा न्यूट्रल होगा बेटे, ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। और वेलिन भी जो है वो आपका न्यूट्रल होता है। तो बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैसा समझाने वाला नहीं है। आंसर क्या हो जाता है, टू। लाइस क्षारीय जो आ रहा है, ठीक है ना, एल्कलाइन जो आ रहा है या बेसिक आ रहा है, वो हमारा क्या होता है, लाइसिन होता है। लाइसिन क्षारीय जिसमें दो क्या हो, अमाइनो ग्रुप हो। एसिडिक जिसमें दो क्या हो, CO या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ठीक है ना। न्यूट्रल उदासीन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें एक COH ग्रुप हो और एक क्या हो, अमाइनो ग्रुप हो। तो ये कुछ इस तरह का है। तो इसमें बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू हो जाता है। अब आ जाता है फिर से कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है बेटे, इनकरेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, इनकरेक्ट, गलत है। तो देखते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, राइट है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगर मैं उदाहरण दूं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में जो फ्रैग्रेंस होती है, खुशबू होती है फ्लावर्स की, वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। पॉलिनेशन में हनी बी, मधुमक्खी को क्या करती है, एक्टेट करने का काम करती है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाता है यहाँ पर। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव द डेफिनेटिव फंक्शन, ये भी राइट है। कोई ना कोई उनका कैसा होता है बेटे, ज्ञात कार्य करते हैं, बिल्कुल राइट है, डेफिनेट कार्य करते हैं। तो ये भी राइट है, ये भी राइट आपको हो गया। द्वितीय उपायजक जैसे मसाले वर्णक मनुष्य के कल्याण में होते हैं, बिल्कुल बेटे। पिगमेंट्स और मसाले जो आ गए, स्पाइसेस आ गए, वो हमारे ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं, ये स्टेटमेंट भी राइट है। चौथा स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट फाउंड इन माइक्रोब्स, ये गलत है बेटे। द्वितीयक उपादेय सूक्ष्म जीवों और कवकों में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है बेटे, फोर हो जाता है। आंसर क्या होगा, फोर होता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर होता है। इनमें क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर कि हाउ मेनी सी एटम्स आर रिपोर्टेड इन ईच मॉलिक्यूल, आर्किडोनिक एसिड बेटे, ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है। एंड पाल्मेटिक, आर्किडोनिक में बेटे 20 कार्बन का ये कंपाउंड है, जबकि पाल्मेटिक बेटे जो है वो 16 का है, ठीक है ना। तो आपको 20-16 का रेशो देख लेना है। तो आंसर क्या हो जाता है, टू बेटे, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, एराकिडोनिक मैंने बोल रहा हूँ कितने का है बेटे, 20 कार्बन का है, जबकि पाल्मेटिक बेटे कितने का है, 16 कार्बन का है। तो 20 और सी देख लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर होगा टू बेटे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर कि ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेडअप ऑफ, यहाँ पर आ रहा है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड इज मेडअप ऑफ, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में तो आपने पढ़ा है कि एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या होना चाहिए बेटे, एक तो ये शुगर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये शुगर हमने ले ली यहाँ पर, ये शुगर होनी चाहिए। शुगर के साथ में हमारे साथ क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि एक नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए बेटे, है ना, ये नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए, ठीक है ना, फॉस्फेट होना, तभी ये जाके क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो इसमें एक शुगर होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए और फॉस्फेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने आ गए, ये वाला आंसर टू आ जाता है। आंसर क्या होगा बेटे, टू होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, टू हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस आ गया, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई एक होगा, और शुगर होगा और फॉस्फेट होगा, ठीक है ना। फॉस्फेट एक से तीन, अगर आपने एटीपी पढ़ा होगा, एटीपी पढ़ा होगा, तो वहाँ एडेनाइन था, राइबोस था और तीन फॉस्फेट थे। उसी को लेके बेटे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको एक से तीन फॉस्फेट का समूह यहाँ पे दे दिया है। बेटे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा टू बेटे। आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आता है कि NAD और NADP कंटेन्स विटामिन नियासिन बेटे, ठीक है ना। नियासिन आपका कौन सा विटामिन है, B3 बेटे। सिंपल याद करना है, इसमें कुछ वैसा नहीं है समझाने वाला, ठीक है ना। हाँ, समझाने के लिए NAD और NADP आपने पढ़ा होगा, NAD हो या NADP हो, आपने इनको किस में पढ़ा हुआ है, आपने इनको पढ़ा है को एंजाइम में बेटे। किस में पढ़ा हुआ है, को एंजाइम या से एंजाइम हिंदी में बोलते हैं। तो बच्चों NAD और NADP कौन सा विटामिन होता है, आंसर क्या होगा, नियासिन। और नियासिन आपका कौन सा विटामिन है, नियासिन आपका है विटामिन B3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा टू। आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यहाँ पे 84 में, सर्वाइसेस आर पॉकेट ऑफ एंजाइम इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। देखिए मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है कि ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिया था ऐसे।
तो मैंने बोला था ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी प्रोटीन है। फिर मैंने बोला था इसमें फोल्डिंग हो गई, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया बेटे? ये स्ट्रक्चर हो गया कैसा? हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसमें और फोल्डिंग हो गई कुछ इस तरह, ये फोल्डिंग ज़्यादा हो गई बेटे, और ज़्यादा होने से ये देखिए यहाँ पर एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे पॉकेट्स बन जाते हैं बेटे। यहाँ पर देखिए ये पॉकेट्स बन गए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये पॉकेट्स बन गए, यहाँ पर ये कहीं पे भी देख लीजिए ये पॉकेट्स का बन गया, यहाँ पर ये पॉकेट्स का बन गया। तो इनको बोलते हैं पॉकेट्स बेटे। यहाँ पर क्या होते हैं? थैली, या फिर हमने बोल दिया क्या बन गए? ये पॉकेट्स बन जाते हैं। और यही जो पॉकेट्स बन जाते हैं ये किसका काम करते हैं? यही पॉकेट्स बन के काम करते हैं किसका? एक्टिव साइट का बेटे। किसका काम करते हैं? एक्टिव साइट का। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है आपके सामने, प्राइमरी है तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? टर्शरी है। तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव साइट बेटे। आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो गया? एक्टिव साइट, हिंदी में हो जाएगा सक्रिय स्थल। आंसर हो जाता है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हमको चूज करना है करेक्ट वन, हमको चूज करना है यहाँ पर सही कथन को चूज करना है। तो देखते हैं क्या है। असेंबली ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर असेंबली ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बनने को बोल रहा है कि उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये गलत है स्टेटमेंट, ज़रूरत होती है। कैटाबॉलिक पाथवे कंज्यूम एनर्जी नहीं करती है, ऊर्जा को मुक्त करती है, एनर्जी को रिलीज करती है बेटे। तो ये यहाँ ना, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये भी गलत है। फिर आ जाता है कि मेटाबॉलिक पाथवे ग्लूकोज लैक्टिक एसिड 10 एनाबॉइक स्टेप कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर लैक्टिक एसिड नहीं होगा, पायरुविक एसिड होगा, तब ये ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे आता है कौन सा? पायरुविक अम्ल होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट तो क्या हो गए? तो जब ये 3 गलत हो गए तो जाहिर सी बात है जो चौथा स्टेटमेंट है वो क्या होगा? वो राइट होगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे आंसर हो गया 4, आंसर हो जाता है। तो ये ठीक है ना, बिल्कुल एटीपी चाहिए ही चाहिए। बिना एटीपी के हम लोग ना तो बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक और मैकेनिकल वर्क जो होगा वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एटीपी हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जंक फैसेट द कम्युनिकेट ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म एटमॉस्फेयर रैपिड ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटे। एनसीईआरटी की लाइन में जहाँ पे जंक्शंस या संधियाँ दी हुई हैं वहाँ पे आप पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल आपका आंसर कौन सा है बेटे? यहाँ पर आंसर 2 होगा बेटे, अंतराली संधि, या फिर क्या हो जाएगा? गैप जंक्शन। अंतराली संधि या क्या होगा? गैप जंक्शन। यहाँ पर 2 सेल हैं, मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब एक सेल से दूसरे सेल में अगर हमको कुछ आदान प्रदान करवाना है, ठीक है ना, अगर हमको यहाँ पे कुछ आदान प्रदान करवाना है तो ये हमको यहाँ पे कनेक्शन चाहिए, तभी तो यहाँ पे छोटे बड़े आयंस क्या करेंगे बेटे? यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पे आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ आयंस या मेटाबोलाइट्स होगा। और इसी जंक्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? गैप जंक्शन बेटे। क्या नाम देते हैं इसको? गैप जंक्शंस के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। आंसर हो गया कौन सा? आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर सॉरी, आंसर 2 बेटे, अंतराली संधि हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? गैप जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्केलेटल पूछा है बेटे, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्केलेटल में, स्केलेटल जो है वो आपका मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है ना। स्मूथ मसल जो है वो आपका कैसा है? वो आपका यूनि न्यूक्लिएट है। और कार्डियक जो है वो यूनि न्यूक्लिएट है और कैसा है? ब्रांच है। तो देख लीजिए, ए के साथ यहाँ पर आ जाता है 2, ठीक है ना, बी के साथ 1 और सी के साथ 3। तो आंसर क्या हो जाता है बेटे? 2 हो जाता है। आंसर क्या होगा? 2 होगा। फिर से देख लेते हैं, ए के साथ आ गया 2, बहुकेंद्रीय अवस्था आ जाती है। बी के साथ आ जाते हैं यहाँ पर एक केंद्रीय, सिंगल न्यूक्लियस होता है। और हृदय के साथ आ जाता है क्या बेटे? एक केंद्रीय और शाकित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? 2 हो जाता है, ये आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट लिया मैंने कि प्रोटीनेशियस एंजाइम में एग्जिबिट सबस्ट्रेट स्पे इफ द एंजाइम एक्स के एक्टिव। वो बोल रहा है कोई एंजाइम एक्स है और वो डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, तो के एम की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट सबस्ट्रेट बेटे, क्रियाधार अलग हो गए हैं,
ठीक है ना। प्रोटीन क्रियाधार विशिष्टा होती है, लेकिन ये विभिन्न क्रियाधारों पे क्रिया कर सकता है। तो Km का मान देखिए, हर एक क्रियाधार में अपने अलग बॉन्ड्स होंगे, अलग बॉन्ड्स होंगे, अलग टूटना होगा, अलग प्रोडक्ट बनेंगे। सारे क्रियाधार या सारे सबस्ट्रेट एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बनाएंगे, अलग अलग प्रभु आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे हर स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Km जो होगा वो डिफर करेगा, क्या बेटे, हर सबस्ट्रेट के लिए अलग होगा, हर सबस्ट्रेट के लिए क्या होगा, अलग होगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, एक हेल्दी पर्सन इन ए 20s इंजरीज रिजल्टिंग डैमेज ऑफ द डेथ ऑफ द सेवरल टिश्यूज, विच ऑफ द सेल आर लाइकली टू बी सीवियरली डैमेज। देखिए यहाँ पर कार्टिलेज के सेल हैं, ये बोन के सेल हैं, ये मांस सेल हैं। न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए तो बेटे ये कभी भी रिपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए तो ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इन न्यूरॉन्स में बेटे सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। इन न्यूरॉन्स में क्या नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं। और जब सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब स्पिंडल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं करते हैं बेटे, सेल्स इसके डिवाइड नहीं करते हैं, सेल्स में विभाजन नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो यही क्या होंगे, जल्दी से ठीक ही नहीं हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आ जाता है फिर से कॉलम हमको मिलाना है यहाँ पर, और कॉलम देखते हैं यहाँ पर कॉलम को देखते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये पाया जाता है आपके डक्ट्स की लाइनिंग में, ठीक है ना। B2 यहाँ पे आ गया सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम ये पाया जाएगा यहाँ पर, मान लेते हैं इसमें। कॉलमनर एपिथेलिया ये आएगा बेटे किस में, कॉलमनर एपिथेलिया में जो न्यूक्लियस होगा वो बेस की तरफ होता है। और इंटरकैलेटेड डिस्क बेटे ये प्रॉपर्टी आ जाती है किसकी, कार्डियक की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। घनाकार उपकला आप मिलाएंगे इसको किससे बेटे, ग्रंथियों की वाहिनियों से, ठीक है ना। स्तंभाकार उपकला, यहाँ पे उपकला स्तंभाकार आ रही है, ठीक है। इसीलिए पक्षमापी उपकला, सॉरी यहाँ पे लिया पक्ष सीलिएटेड लिया, तो सीलिएटेड बेटे इसमें आ जाएगी। स्तंभाकार उपकला आपकी आ जाती है कि केंद्रक उसका आधार में होता है, और अंतर्विष्ट डिस्क जो हो जाते हैं ये किसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो बेटे आंसर क्या हो जाता है इसका, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं यहाँ पर, ये आपका डेटा बायोमोलिक्यूल का है, टेबल दिया हुआ है, आपको टेबल से ही याद करना चाहिए था, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे उसमें दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ याद करिएगा। यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम और क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपको याद करके ही ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि आंसर क्या होगा यहाँ पर, 2 होगा। ये जितने भी बेटे यहाँ पर मान लिखे हुए हैं या जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसी प्रकार का नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का टेबल है उसी से। और एनसीईआरटी का टेबल इसी टेस्ट में नहीं, आप नीट के टेस्ट में भी सारे टेबल्स को याद करके जाइए, ठीक है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हों, वो सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन उनके कंपोजिशन के हों, कोई भी टेबल हो, बायोमोलिक्यूल का टेबल छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपके सामने एक अमाइनो एसिड दिया हुआ है, ठीक है ना। अमाइनो एसिड के साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। वो पूछ रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर अगर आपको याद हो, ये C है, ये R है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये मान लेते हैं कि COOH है, ठीक है ना। ये आपका आ गया यहाँ पर NH2 आ गया बेटे, है ना, ऐसे ही तो होता है। और अगर हम एक और यहाँ पे ले लेते हैं, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कि अमाइनो एसिड एक और लिया मैंने, ये H लिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने R लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने N, और यहाँ पर ये H ले लिया, ऐसे NH2 को ऐसे लिख दिया। तो जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो बेटे क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से किसको निकाल देंगे, ये आपका हो गया निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, यहाँ से आपने माइनस कर दिया किसको,
वाटर को, जब वाटर को माइनस कर दिया तो ये बीच वाला जो होगा ये कुछ बनेगा ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बना NH। ये जो बॉन्ड बना ये क्या बना आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना, क्या बना ये पेप्टाइड। तो क्या क्या सम्मिलित हो रहा है आपका, एक तो सम्मिलित हो रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक सम्मिलित हो रहा है अमाइनो ग्रुप, तो 3 और 1 सम्मिलित हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटे, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन है ये ना, ये आपको याद रखना है कि ये वाला डायग्राम से तीसरा और पहला क्या हो रहा है, सम्मिलित हो रहे हैं किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 बेटे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आपने बता दिया 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में और देखते हैं क्या है वहाँ पर। रीड द फॉलोइंग फीचर, स्पिंडल शेप है बेटे, स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएट है, इनवॉलेंट्री है, और वो आइरिस ऑफ आई में पाए जाते हैं। तर्क रूपी है, एक केंद्रीय है, अनैच्छिक है, और ये आइरिस में पाए जाते हैं। तो बेटा इस जाहिर सी बात है ये जो पेशी है कैसी पेशी है, चिकनी पेशी आ जाती है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे, चिकनी पेशी है तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल, आंसर होगा 2। यहाँ पर भी आंसर क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। अनैच्छिक आपको मालूम है, इनवॉलेंट्री ऐसी कोई भी मसल जो हमारे वश में ना हो, विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, और ये इनवॉलेंट्री मसल की ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पर कि इसमें से आपको चूज़ करना है होमोपॉलीमेरिक पॉलीमोलिक्यूल। होमो मीन सेम, पॉलीमर आपको मालूम है बहुलक जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये हमको चूज़ करना है। तो स्टार्च में ग्लूकोज, सेलुलोज में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में सेलुलोज, और ये फ्रक्टोज, ये आ जाता है फ्रक्टोज का। तो इनमें कोई भी हेट्रो नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, होमो है। तो फिर से देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनमें तो ग्लूकोज ही होता है, और इनुलिन में आप फ्रक्टोज, इनुलिन को बोलते हैं ना आप कि इट इज़ द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1 होगा, आंसर होगा 1, आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपने यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप दिखाएं तो ये ऑड 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये लेसिथिन यहाँ पर ये नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिपिड्स वगैरह ये सब नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स है, ये है ना, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉलम आपको मिलाना है। ये आपका फिर से आपके बायोमोलिक्यूल टॉपिक का आपका टॉपिक, ये भी टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखते हैं हमारे पास में क्या होता है। तो पिगमेंट्स हैं बेटे, तो पिगमेंट्स हमारा मिला ए के साथ 4, टर्पिनॉइड्स दिया हुआ है बेटे, है ना, टर्पिनॉइड्स में यहाँ पर दिया हुआ है बी के साथ आ जाएगा 2 बेटे, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पर एल्कलॉइड्स दिया हुआ है, एल्कलॉइड्स आएगा 3 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है लैक्टेंस दिया हुआ है ना, लैक्टेंस के साथ में आ जाएगा कॉन्कलेंस आ जाएगा, एंड ई के साथ बेटे यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, टॉक्सिन दिया हुआ है ना यहाँ पर, ई के साथ कौन आ जाएगा, टॉक्सिन के साथ आ जाएगा एब्रिन बेटे, रेसिन और एब्रिन। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है, और ये कॉम्बिनेशन आपका किस में हो रहा है, तो आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा 2 होगा बेटे, आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। हिंदी में भी बेटे वही है, आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, आंसर इज़ 2 बेटे, यहाँ पे आंसर क्या होगा 2 होगा। बायोमोलिकुल के चार्ट जितने भी दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बेटे उनको ज़रूर याद कर लीजिए आप लोग। अब ये आपके सामने करेक्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट विल गिवन, ये आपके सामने पेप्टाइड बॉन्ड है तो ये अमाइनो एसिड्स होंगे भाई, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है। ये लास्ट अमाइनो एसिड है, ये पहला जो पहला होता है उसको हम क्या लिखते हैं एन टर्मिनल, और जो लास्ट होता है उसको हम क्या लिखते हैं बेटे सी टर्मिनल। तो यही आपको चूज़ करना है, इसमें सिंपल सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स जो है वो किसको है एन टर्मिनल, और वाई जो है किसके लिए है सी टर्मिनल। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बस यही आंसर है बेटे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेप्टाइड 10 ग्लाइसिन। देखिए ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है ये मैं ग्लाइसिन बना रहा हूँ, सिंपल सा, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको कि क्या फॉर्मूला है क्या है कैसा है।
ठीक है ना, ये H आ जाएगा यहाँ पे और इधर आ जाता है, ये आ गया NH2। तो एक ये ग्लाइसिन है आपके सामने जो मैंने बनाया है, ये क्या है, ग्लाइसिन है। और एक ग्लाइसिन में कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, एक ग्लाइसिन में हमको 2 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि 10 ग्लाइसिन यहाँ पे आ रहे हैं, 10 ग्लाइसिन आ रहे हैं, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 कर दीजिए, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। बाकी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देखिए C20 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, C20 लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि प्रोटीन carry out many functions in living organism. The enormous diversity of the protein molecule is mainly due to the वो बोल रहा है कि यहाँ प्रोटीन बहुत सारे काम करता है, प्रोटीन जो है बहुत सारे काम करता है, तो उसमें जो विविधता है, उसमें जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी किसकी वजह से होती है, वो विविधता किसकी वजह से होती है बच्चों। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर इसमें प्रोटीन में उसके में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विविधता या डाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार है वो कौन है, आर। आपको याद होगा आर को हम लोगों ने लिखवाया था, ये कोई भी वेरिएबल ग्रुप हो सकता है, ये कौन सा, ये कोई भी वेरिएबल ग्रुप या समूह हो सकता है, ये वाले आर की मैं बात कर रहा हूँ। और अमीनो मान लीजिए कि ये कोई चेन है, ठीक है ना, और यहाँ पर अमाइनो एसिड्स ये लगे हुए हैं, तो ये अमाइनो एसिड्स सभी प्रोटीन में एक जैसे थोड़ा होंगे। मान लीजिए यहाँ पर आर्जिनिन है, फिर हिस्टिडीन है, फिर लाइसिन है, फिर आइसोलाइसिन है, ठीक है ना, मीथियोनाइन है, वगैरह वगैरह। तो ये इनका क्रम जो होगा या इनका सीक्वेंस भी होगा, वही क्या करेगा, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड हो जाएगा, आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है ना, वेरिएबल ग्रुप और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर, थर्ड हो जाएगा, आंसर होगा यहाँ पे थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर what happens to succinate dehydrogenase enzyme action inhibited by the malonate। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का बेटा, याद आ रहा है आपको, ये आ जाता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है। और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो Vmax होता है बेटे, Vmax जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है, जबकि Km क्या कर जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, Km क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ आपको मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से। तो कॉम्पिटिटिव में इनिबिशन में Vmax कांस्टेंट होगा, अचीव हो जाता है, इनिबिटर की प्रेजेंस में भी क्या होगा, अचीव हो जाएगा अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। हिंदी में बात करता हूँ तो क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पे हमको Vmax तो मिल गया था, ठीक है ना, लेकिन Km क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, Km क्या करेगा, बढ़ेगा। तो देख लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे आ गया आंसर नंबर आ जाता है यहाँ पर, ये आ गया 2 बेटे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा, आंसर होगा 2, यहाँ पर आंसर होगा 2, यहाँ पर होगा आंसर 2, ठीक है ना। ग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके सामने आया। अब आ जाता है बेटे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें बहुत सारा आपको याद ही करना है बेटे यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दिया हुआ है एडेनिन का बेटे, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसका, एडेनिन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, यूरासिल आ गया ना, और तो ये आ गया यूरिडीन का, ठीक है ना, ये यूरिडीन का है क्योंकि फॉस्फेट नहीं है यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर दिया है, ये दिया है किसका, यूरेसिल का। तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कौन किसका है। तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, एडेनिन, यूरिडीन और क्या आ गया, यूरेसिल। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो आंसर हो गया 1, क्वेश्चन ये 200 पूरा होता है। तो बच्चों मैंने आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं या फिर आप मेरे से डाउट काउंटर पे आके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।